हेलो, नमस्कार, सलाम, सभी को दुआ। प्रत्यक्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निकेंद्र शेखावत एक बार फिर से आपके सामने एक क्लास लेके आया हूं। आज हमारी क्लास है आपका सुपर हीरो, जिसका वेट कर रहे थे आप। आपका क्या मतलब पूरे देश का ही सुपर हीरो है। आप कहीं बंगाल में चले जाओ, बंगाल में आपको प्रताप चौराया मिलेगा। वहां के लोगों से पूछो जाके कि प्रताप कौन है, वहां कोई प्रताप नहीं हुआ ऐसा, हमारे वाला प्रताप है। आप उड़ीसा में चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, प्रताप के नाम से इतनी कुछ चीजें मिल जाती है। यानी जो व्यक्ति अब तक राष्ट्रवाद की प्रेरणा देता है, राष्ट्रवाद एक भावना, एक राष्ट्रीय एकता भावना है, वो देश के प्रति जो लोगों के मन में है वो आज भी जल रही है, उस भावना का प्रतिनिधित्व करता है महाराणा प्रताप। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे आज, महाराणा प्रताप। अभी कुछ अगर मैं इसके पढ़ाने के बारे में बताऊं आपको थोड़ा बहुत, तो अब तो फिर भी थोड़ा सुधार हो गया है। 5 या 10 या 15 साल पहले तक तो इनके बारे में कुछ भी पढ़ाया भी नहीं जाता था। अब सोशल मीडिया है, संचार की क्रांति है ना, डिजिटल एज है, इसलिए बहुत सारी चीजें निकल निकल के बाहर आई, लोगों को पता चली, तो कुछ चीजें क्लियर हुई है। ठीक है, महाराणा प्रताप। पहला सवाल तो एक दो बार यहीं से आ जाता है कि ये इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। कई बार एक बार एक छोटा मोटा सवाल मैंने देखा है किसी पेपर में कि महाराणा प्रताप ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया है। 25 वर्ष तक शासन किया है। चलिए, यह बात बताने के बाद अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। प्रताप के बारे में जो मैं अभी लिख रहा हूं ये तो याद होना ही चाहिए, बाकी हम प्रताप शुरू कर देंगे तो पढ़ भी लेंगे। क्या क्या याद होना चाहिए? पहला सवाल, जन्म। ठीक है भाई, हाँ जी, जन्म स्थान से पूछेगा, जूनी कचहरी या जूनी महल, ठीक है, कुंभलगढ़। जन्म के बारे में यहां से चीजें आ जाएगी। कब हुआ जन्म? ठीक है, सबको पता है, 9 मई 1540 ये इनका जन्म है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी। राज तिलक, बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। राज तिलक 1572 होली का दिन था। क्या था उस दिन? होली। होली कब है? होली 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 होली। ठीक है, कहां है? स्थान पूछेगा, गोगुंदा। ये बहुत बार आया हुआ है। क्या परिस्थितियां थी मैं बहुत बार पढ़ाऊंगा, बताऊंगा तब आपको, लेकिन गोगुंदा में इनका राज तिलक हुआ। ओके, डन धनाधन, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, एक सवाल आता है, राज तिलक किया किसने? यानी राज तिलक किया, राज तिलक करने वाला। ठीक है, यानी राज तिलक के समय क्या होता है, कमर पे तलवार बांधनी पड़ती है, और वो तलवार बांधने वाला आदमी है, कमर पर तलवार बांधी, राज तिलक के अवसर की बात है, बांधी थी। और उस व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है? कृष्णदास चुंडावत। ठिकाना सलुम्बर, ठिकाना सलुम्बर। कृष्णदास चुंडावत जी ने तलवार बांधी है। ओके, कुछ और बात कर लेते हैं। हाँ जी, और बात करते हैं। इस राज तिलक के समय बहुत सारे लोग आए थे। क्या? अतिथि। एक अतिथि का नाम याद रखना आपको, आए तो बहुत है, सारों के नाम अपने को नहीं याद रखने। अतिथि एक नाम क्या है? राव चंद्रसेन राठौड़। राव चंद्रसेन राठौड़ कहां के हैं? मारवाड़ के। राठौड़ों की जगह मारवाड़ है। ठीक है, राज तिलक और जन्म के बारे में मैंने अभी आपको बातें बताई है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। आगे बढ़ रहा हूं, और क्या क्या याद होना चाहिए? घोड़ा का नाम क्या था? नॉर्मल बातें जो आपको सबको पता है, चेतक। हाथी का नाम क्या था? ठीक है, हाथी राम प्रसाद। इसी का दूसरा नाम है पीर प्रसाद। ये नाम अकबर ने दिया, कहते हैं कि, है ना, ये नाम किसने दिया? अकबर ने दिया ये नाम पीर प्रसाद, कि मुझे पीर की कृपा से मिला है। चलो, बचपन का नाम, बचपन ने, ठीक है, कीका। क्या नाम है जी? कीका जी नाम, हाँ, महाराणा कीका। चलिए, साहित्यक नाम, साहित्यक नाम
साहित्यक नाम पाथल। ओके, घोड़े का नाम भी पता, साहित्यक नाम भी पता होना चाहिए, बचपन का नाम भी पता होना चाहिए, प्रताप का सब कुछ पूछ लिया जाता है। इतनी बातें हुई। चलो इधर करता हूं थोड़ी सी बातें। इधर देखिए, आइए, घोड़े की छतरी, घोड़े की छतरी बालीचा, ये नाम थोड़े से अलग से लिखता हूं मैं ताकि आपको याद रह जाए। बालीचा राजसमंद में। चलिए, प्रताप की छतरी 8 खंभों की है, ठीक है, पता भी है सबको, नॉर्मल बातें हैं। बांडोली, बांडोली उदयपुर में, ठीक है भैया। ओके, 8 खंभों की प्रताप की छतरी हो गई, चेतक की छतरी भी हो गई, साहित्य का नाम भी हो गया, तो ना बचपन का नाम भी हो गया। चलिए और बातें करते हैं, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं इनके बारे में। राजधानी, प्रताप की राजधानी पूछ ले आपसे तो चावंड। ये लो भी, प्रताप की राजधानी चावंड हो गई। चलिए, प्रताप को एक टाइटल है, एक उपाधि मिला है, उपाधि, नाम है मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी, प्रताप को एक टाइटल मिला हुआ है मेवाड़ केसरी। किसने दिया? क्वेश्चन आ जाए, कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास के फादर कहा जाता है इनको, तो अब जानते भी हो, इनको बताने की जरूरत नहीं। कर्नल जेम्स टोड इनको कि मेवाड़ केसरी कहता है। क्लियर? राज्याभिषेक, मृत्यु हुई 1593 में, तब छतरी बनी। हाथी, बचपन का नाम, साहित्यक नाम, उपाधि, ये नॉर्मल बातें प्रताप के बारे में पूछ ली जाती है। ठीक है, थोड़ी सी और बातें कर लेता हूं फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में। पिता उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। ठीक है भैया। माता जयवंता बाई। जयवंता बाई। चलिए भैया, और बात कर लेते हैं, इनके भाई कुछ याद रह जाए, एग्जाम में आ जाता है कई बार, तो एक याद रखो, शक्ति सिंह, एक याद रखो जगमाल, एक याद रखो सागर। ये कुछ भाई याद रखने चाहिए। रानी, पत्नी अजबदे पवार, ये मैं नहीं बताई जाती, मुख्य पटरानी है, फिर भी आपको कोई एक्स्ट्रा चाहिए। जौहर बाई, एक रानी और याद रख सकते हो, जौहर बाई। ठीक है भैया। पुत्र अमर सिंह, गौरीशंकर ओझा कहते हैं अमर सिंह वीर पिता का वीर पुत्र है। अमर सिंह पुत्र। भाई, थोड़ा सा माता है जयवंता बाई। ननिहाल पक्ष की बात कर लेते हैं। पाली, पाली के ठाकुर है, इधर के है अक्षयराज सोनगरा, उनकी बेटी है ये, अक्षयराज सोनगरा, इनकी बेटी है ये, ध्यान रहे, अक्षयराज सोनगरा की बेटी है, पाली के है, सामंत है। ओके, प्रताप के बारे में ये तो मैं यूं कहूं, शुरुआत में जब पढ़ते हैं अपन, मैं एक कुंडली पढ़ाता हूं, ये याद होनी चाहिए। इनमें से हर एक प्रश्न आया हुआ है, हर एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब रियल स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उदय सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का जो नियम है उसका परित्याग करते हुए, उसको उल्लंघन करते हुए, और उन्होंने भटियानी रानी धीरबाई के प्रभाव में आके उन्होंने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जबकि नियम कहता है कि प्रताप सुयोग्य था, बड़ा था, इसलिए उसको बनना चाहिए था। अब एक नियम होता है कि जो ही राजा मरता है तो नेक्स्ट जिसको राजा बनना होता है ना, वो शमशान में नहीं जाता है, यानी पिता की जो अंतिम क्रियाएं करने में उनमें उसका योगदान नहीं रहता है, क्योंकि सिंहासन खाली नहीं छोड़ सकते, तो उसका तुरंत राजतिलक किया जाता है। जब ऐसी बात हुई तो जगमाल तो गया नहीं और बाकी सब शमशान गए। ठीक है ना, गोगुंदा में ये सब चीजें हो रही है। अब गोगुंदा में जब जनता ने, प्रजा ने, लोगों ने देखा कि यार प्रताप शमशान में आए, क्योंकि उनको ये लग रहा था अब तक कि प्रताप को तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्रताप तो क्या करेंगे, राज तिलक करेंगे, है ना, वहां रहेंगे और जगमाल वगैरह ये घूमते मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन प्रताप वहां मिले तो उन्होंने बातें करनी चालू की, तो बातें, तो उनको पता चला कि जगमाल बनेगा राजा, तो वहां पे फिर विरोध होना चालू हुआ। पहले
प्रताप के मामा हुआ करते थे मान सिंह, है ना, उन्होंने विरोध किया कि योग्य वो है। फाइनली आपको अगर पुराना थोड़ा सा इतिहास बताया तो मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। राणा चूड़ा के वंशज चुंडावतों को एक राइट्स मिला हुआ है कि वो राजा तय करेंगे, क्योंकि बहुत साल पहले उन्होंने ही तय किया था राजा, लाखा के मरने के बाद मोकल बना, उनकी वजह से बना। तो कृष्णदास चुंडावत जी के पास गए, कृष्णदास चुंडावत जी के पास गए, बोले साहब आप बताओ योग्य कौन है। कृष्णदास चुंडावत जी ने कहा भाई साहब योग्य तो प्रताप है ना, प्रताप से योग्य कोई नहीं, तो आप क्यों समर्थन क्यों नहीं करते। हम तो पूरा समर्थन करते हैं। तो वहीं पे कहते हैं कि आनंद फानन में एक चबूतरे के ऊपर या बिठा के और गोगुंदा में इनका राज तिलक कर दिया गया। किनका? प्रताप का। प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हो गया। लेकिन प्रताप ने कहा कि यार यहाँ पे तो कोई खास लोग आए नहीं, डीजे वीजे मंगाया नहीं, तो प्रताप ने बाद में कहते हैं कि कुंभलगढ़ में अपना दूसरा राज तिलक कराया। ठीक है ना। प्रताप के राज तिलक में जो मैंने पढ़ाई आपको बातें, उनमें आप याद कर सकते हो। राज तिलक की मैं अगर बात करूं उनमें याद कर सकते हो, है ना। एक तो कहां हुआ इनका? गोगुंदा, ठीक है। और एक कहां बाद में कहां कराया इन्होंने? कुंभलगढ़। बाद में इन्होंने राज तिलक कहां कराया? कुंभलगढ़ में करवाया और अपना राज तिलक। जगमाल इस बात से दुखी हुआ, दुखी होके बोला कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो हुआ है, वगैरह हुआ है। तो जगमाल साहब यहां से सीधे अकबर की शरण में चले गए और वहां पे कहीं आगे जाके, है ना, एक युद्ध होगा, दत्तानी का युद्ध, और उसमें मारा गया। ठीक है। दत्तानी के युद्ध में आगे जाके मारा जाता है। और बाकी भाइयों का परिचय दूं तो सागर और शक्ति सिंह पहले से ही अपने पिता से ही नाराज रहते थे, तो अकबर की सेवा में चले गए। ये होता ही आया है, सेवा में चले जाते थे। तो अब फाइनली प्रताप के सामने ये भाइयों वाला गतिरोध तो रहा नहीं, है ना, उसको कोई लड़ाई बड़ाई नहीं करनी। अब उसको सीधा अपना आगे बढ़ने वाला प्रोग्राम करना है। अब आगे बढ़ने वाला प्रोग्राम ये है बच्चा कि प्रताप जब राजा बना उस समय चित्तौड़ इनके पास नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले 1567, 68, 67, 68 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ है। ठीक है। उदय सिंह बाहर जरूर आगे अपने रानी राज परिवार को लेकर या कुछ सैनिकों को लेकर गोगुंदा में डेरा बनाए हुए हैं, कुंभलगढ़ इनके अधिकार में है, लेकिन चित्तौड़ नहीं है। अकबर की तरफ से साफ संदेश है, अकबर से संघर्ष करना पड़ेगा, और उस दौरान प्रताप का राज तिलक होता है। ठीक है। पहला सवाल कहां से आता है? अकबर द्वारा भेजे गए अम्बेसडर या राजदूत प्रताप को मनाने के लिए भेजे थे उसने। ठीक है, जो याद होने चाहिए। पहला आदमी आया जलाल खां, ये तो सेरेमनी में आ गया था राज तिलक के समय। ठीक है, जलाल खां पोर्ची, यूं समझ लीजिए राज तिलक के समय ही आ गया था, यानी 1572 में। ठीक है भाई। दूसरा आदमी आया मान सिंह, मिर्जा मान सिंह जिनको कहते हैं अपन, मान सिंह प्रथम भी कहते हैं इनको अपन, आमेर के हैं ये। ठीक है, ये आए। तीसरा आदमी भगवान दास, जैसे मान सिंह के पिता हैं, भगवान दास भी कहते हैं इनको। चलिए भैया ठीक है, ये भी आमेर के हैं। चौथा आदमी टोडरमल, टोडरमल। ये 4 व्यक्ति आए हैं। ये 72 में जरूर आया, बाकी ये सभी 73 में आए हैं। ये ध्यान रखना, बाकी तीनों। ठीक है। जून के महीने में 6, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर आ गया ये आपका सितंबर शायद, और ये फाइनली दिसंबर। चलिए, इन महीनों में इनका आगमन हुआ। भगवान दास, मान सिंह, और मैं इनको कई बार क्लासों में पढ़ा देता हूं, आपको हालांकि पता भी होगा, मैं बताता भी हूं कि अगर याद नहीं रहे, जमा भाटो, जमा भाटो, ये आप इस तरह से याद कर सकते हो इनको। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल आए। जलाल खां अपने राज्याभिषेक के समय आया, उन्होंने गुलदस्ता वगैरह भेंट किया और बोला कि साहब अधीनता वधीनता की बात करनी थी, अकबर ने भेजा है। प्रताप ने बोला जय श्री राम, पधारो, है ना, मना कर दिया। अकबर को पता था कि नया नया राजकुमार बना है, नया नया राजपूत योद्धा है, राजपूताने का है, कोई हिंदू को भेजूं तो शायद मान जाए। तो मान सिंह उधर ही ड्यूटी कर रहा था, डूंगरपुर की तरफ ही। उसको बोला कि आप मेवाड़ जाके आना। मान सिंह गए। कहते हैं कि इस मुलाकात का वर्णन अलग अलग भी किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि मान सिंह नाराज हो गया था। जब प्रताप को पता चला कि मान सिंह आया है,
प्रताप को ये नहीं बताया गया कि अकबर की तरफ से, प्रताप को बताया कि अकबर की तरफ से आमेर का राजकुमार आया है। तो प्रताप ने कहा कि आमेर का राजकुमार आया तो मैं मेवाड़ का राजकुमार को भेज दूंगा, अमर सिंह को भेज दिया। प्रताप नहीं आए तो अमर सिंह ने कहा कि प्रताप के पेट में दर्द है या सिर में दर्द है, तबियत खराब है, इसलिए नहीं आए। मान सिंह को लगा कि मैंने मुगलों से अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए मेरे साथ भोजन नहीं करना चाहते। और बाद में पता, कुछ कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं कि मान सिंह के भोजन करने के चले जाने के बाद अकबर ने उस रसोई घर को गंगा जल से धुलवाया था, प्रताप ने उस रसोई घर को गंगा जल से धुलवाया था। ये बात भी मान सिंह को पता चल गई थी। कहने का मतलब है, यहाँ पे कहते हैं कि भोजन के समय थोड़ी तू में हुई थी अमर सिंह और मान सिंह के मध्य, है ना। और मान सिंह ने जाते जाते कोई चेतावनी दी थी कि मैं प्रताप के सर दर्द का इलाज या बीमारी का इलाज दिल्ली से लेके आऊंगा। तो अमर सिंह जी ने कह दिया पीछे से कि अगर दिल्ली से लेके आए तो अब की बार तेरे फंपोसा को भी साथ में लेके आ जाना, यानी वो अकबर को भी साथ में लेके आ जाना। ठीक है, भगवान दास को भेजा, भगवान दास की मुलाकात की, भगवान दास से प्रताप खुद मिले, कहते हैं कि आराम से, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान दास ने समझाया लेकिन नहीं माने। टोडरमल को भेजा ताकि वो उसका आर्थिक स्तर बता सके, जाके अकबर का कैसा है। उसने बताया भी कि इसके पास खजाना भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास संकट है, मान जाओ। लेकिन प्रताप ने सबको मना कर दिया। ये प्रताप का स्वाभिमान था, क्या आत्मसम्मान था, उसका खुद का स्वाभिमान था। झुकूंगा नहीं, क्या कर नहीं करूंगा, झुकूंगा नहीं, मैं ही बॉस हूं। कौन हूं, मैं ही बॉस हूं, पूरा का पूरा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ रहा हूं स्टोरी को। अब जब चारों ही नहीं माने तो भैया लड़ाई होगी। अब मान सिंह आग बबूला हो रहा था, उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी, इसलिए मान सिंह कि इस गुस्से का अकबर फायदा उठाना चाहता था। इसलिए कहते हैं कि अगले होने वाले उस लड़ाई में प्रधान सेनापति बना के भेजा जाएगा मान सिंह जी को। और मान सिंह जी के लिए भी ये पहला मौका है कि वो किसी, आज तक इतने सालों से मुगलों की सेवा कर रहे हैं, आज तक पहली बार किसी युद्ध में वो क्या होंगे, इंडिविजुअली प्रधान सेनापति होंगे, जिनके अधीन सेना होगी। ठीक है, हालांकि इनका भी विरोध किया गया। कहते हैं कि मान एक हिंदू को मत बनाओ, इस युद्ध को भी जिहाद घोषित करने की कोशिश की गई, जैसे बाबर ने किया था खानवा को। लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं होने दिया, बनाए रखा, दूसरा सेनापति आसफ खां को भेजा था। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट उसी चीज पे आऊंगा, है ना। जब कोई चीज की बात नहीं बन रही है तो अब क्या होगा, लड़ाई होगी। और उस लड़ाई को हम भली भांति जानते हैं, इतिहास में अमर है वो लड़ाई, हल्दी घाटी। ओके, कुछ किताबें 21 जून, कुछ 18 जून, जो भी है, हमें उनमें नहीं पढ़ना है। इतिहास का वो अमर युद्ध हल्दी घाटी, ठीक है ना। आप कहीं पे भी चले जाओ, इस युद्ध की बातें की जाएगी, आपको इस युद्ध के बारे में बताया जाएगा, बोलता हुआ मिल जाएगा, इस युद्ध के बारे में उत्सुकता जागेगी आपके मन में। वो उस एक बड़ा सा लड़ाई है, हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576। ठीक है, कौन किस किस के बीच में हो रहा है, इधर कौन कौन है, मान सिंह, ठीक है, उसके साथ कौन आया है, आसफ खान। ये दो प्रमुख सेनापति हैं। ठीक है भाई, इधर से कौन है, इधर से कौन लड़ाई करनी है अपने, किसको कर लड़ाई करवानी है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, इनसे लड़ाई करानी है ना। महाराणा प्रताप जिस स्थान पे डेरा डाला है, स्थान है उनका, उस जगह का नाम है लोसिंगपुर या लोसिंग, लोसिंग नाम की जगह पे एक डेरा डाल रखा है इन्होंने। इधर इनका जो स्थान है, इन्होंने जो डेरा डाल रखा है अपनी सेना का, उस जगह का नाम है मोलेला, मोलेला। ओके डन। चलिए, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा, इस बात को मैं यहीं छोड़कर, ठीक है ना। क्या बात करूं मैं, सबसे पहले अब सेनाएं खड़ी है ना, अकबर की सेना, किसकी सेना, अकबर की सेना की बात कर रहा हूं, नए पेज में कर लेता हूं, है ना, नए पेज में कर लेता हूं, अकबर की सेना। ठीक है, सेना के बच्चों, आपने पहले भी सुन रखा होगा, कभी आपके दिमाग में आया होगा, एक भाग होता है हर्रावल, जो सेना में आगे आगे रहते हैं उनको हर्रावल कहते हैं, कभी सुना है तो। एक भाग होता है चंद्रावल, जो सेना में पीछे पीछे रहते हैं उनको चंद्रावल कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने कभी भी, है ना। और थोड़ा सा मैं और बता देता हूं अगर नहीं सुना है, इस वाले भाग को कहते हैं दक्षिण पार्श्व, दक्षिण पार्श्व, और इसको कहते हैं वाम पार्श्व।
वाम पार्श्व होता है, सेना में यही होता है। चलिए भैया, हर रावल की मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले। हर रावल की, हर रावल में कौन कौन खड़ा है आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना। एक आदमी आसफ खान, आसफ खान, ओके भैया। दूसरा आदमी हाशिम खान, सैयद हाशिम खान कहते हैं इसको, ठीक है भैया। तीसरा आदमी जगन्नाथ कछवाहा, जयपुर का है। ओके डन, हर रावल का नेतृत्व कर दिया अपन ने, ठीक है भैया। चंद्रावल में आ जाओ, चंद्रावल का नेतृत्व कर देते थोड़ा सा। चंद्रावल कौन था, पीछे पीछे कौन खड़ा है? अच्छा, इधर की बात थोड़ी सी और बताऊं। आसफ खां से थोड़ी सी दूर पर खड़ा था बदायूनी। आसफ खां से थोड़ी सी दूर पे कौन खड़ा है? बदायूनी। हम कहेंगे युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी है, युद्ध प्रत्यक्षदर्शी। युद्ध का क्या है? प्रत्यक्षदर्शी है, बदायूनी था। अब नीचे आ जाओ, वापस नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो आपको एक आदमी मिलेगा, उसका नाम है मेहतर खां। मेहतर खां, चलो बस, ज्यादा याद नहीं रखना, माथाफोड़ी नहीं करनी। आ जाओ भैया, अब इस पार्श्व में आ जाओ। इस पार्श्व में एक आदमी है जिसका नाम है अहमद खान बरड या बराड, ठीक है। ये खान खान सब इसके सौतेले भाई हैं, मिर्जा वगैरह के, ठीक है ना। चलिए भैया, वाम पक्ष में आ जाइए। वाम पक्ष में कौन कौन खड़ा हो रहा है? वाम पक्ष में एक आदमी का नाम है गाजी खां, ठीक है भाई। एक आदमी का नाम है लूणकर्ण कछवाहा, ये सांबर का है, सांबर, ठीक है। और एक आदमी का नाम है शेख जादा मंसूर, ये कोई रायजादा है या कोई शहजादा है, कहां का? फतेहपुर सीकरी का, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और अब आपको पता चल गया होगा किधर कौन क्या खड़ा है, किधर कौन क्या खड़ा है, याद रखने वाली बात है ये, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से हर रावल में आसफ खान, हाशिम खान, जगन्नाथ और थोड़ी सी दूर बदायूनी खड़ा था। याद रखना, बदायूनी आया था युद्ध में, प्रत्यक्षदर्शी है युद्ध का, युद्ध का आंखों देखा हाल वर्णन करता है। अभी इसकी किताब की बात करेंगे अपन, इसके वर्णन की भी बात करेंगे अपन। दक्षिण पार्श्व में अहमद खान बराड़ खड़ा है। चंद्रावल में कौन खड़ा है? मेहतर खान, पूछ सकते हैं, इसके बारे में पूछेगा, है ना, अपन बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और वाम पक्ष में गाजी खान, लूणकर्ण और ऊपर हरावल मैंने बता ही दिया। चलिए, ये अकबर की सेना की व्यूहरचना थी। आगे बढ़ते हैं, प्रताप की सेना की। अच्छा, मानसिंह कहां खड़ा है? बताया नहीं मैंने बीच में, बताओ दिखा, मानसिंह कहां खड़ा होगा? मानसिंह बीचों बीच खड़ा होगा, और कहां खड़ा होगा, है ना? कुंवर मानसिंह, कुंवर अभी तो राजा नहीं बने, कुंवर मानसिंह बीचों बीच खड़े हैं और युद्ध का संचालन करेंगे पूरे के पूरे। किस पे सवार है मानसिंह जी? हाथी पे सवार है भाई साहब। किस पे सवार है? हाथी पे। उस हाथी का नाम क्या बताया जाता है? उस हाथी का नाम बताया जाता है मर्दाना। उस हाथी का नाम क्या बताया जाता है? मर्दाना। आया ना, उस हाथी का नाम मर्दाना बताया गया। चलो आगे बढ़ता हूं, प्रताप की सेना का कर देता हूं। प्रताप की सेना, चलिए, होता वही चीजें वापस समझ, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। नंबर एक, हर रावल, हर रावल होती, हर रावल, इसके लिए तो लड़ने मरने मिटने के लिए तैयार थे, आगे का भाग होता है ना। चलिए, फिर होता है चंद्रावल, वाम पक्ष, और दक्षिण पार्श्व। चलिए बच्चों, हर रावल, चंद्रावल,
बायां दायां इस टाइप में बोला जाता है। चलो शुरुआत करें। हर रावल में कौन कौन है भैया इनके पास? हर रावल में कौन कौन है? नंबर 1 हाकिम खां सूरी, सूर है वैसे है। आगे बताओ कौन होगा? सलुंबर वाले तो मिलेंगे मिलेंगे ना, सलुंबर वाले मिलेंगे तो कृष्णदास चुंडावत। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पिछली बार रीट मेंस में पूछा था, 5 आदमी दे दिया कि रावल में कौन कौन थे, ठीक है ना। ओके आगे देखिए, एक आदमी है जिसका नाम है राव भीम सिंह, कोई सरदारगढ़ नाम का ठिकाना है, वहां का रहने वाला है सरदारगढ़। ओके नंबर 4, कोई सांगा नाम का आदमी है, तुम्हारा उस सांगा से कोई लेना देना नहीं है, सांगा नाम है लेकिन है कहां पे? देवगढ़ का। 5, कोई रामदास नाम का आदमी है, ठीक है कहां का? बदनौर के पास का है, भीलवाड़ा। ये सब के सब कहां थे? हर्रावल में थे। चलिए भैया चंद्रावल में कौन कौन है? चंद्रावल तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी पहचान जाओगे कि चंद्रावल में गुरुजी बताने की जरूरत होगी क्या, है ना। चंद्रावल में कौन कौन है? चंद्रावल में नंबर 1 भील भौमट का राजा, भील सरदार पुंजा, भील भौमट का राजा, भील सरदार पुंजा था साहब, ठीक है। 2 पंडित जी हैं, पुरोहित पहले लगाते हैं अपने नाम के आगे, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, ठीक है बच्चा। और एक और कर लो, रतन मेहता, रतन मेहता, ये इसकी ये संभाल रहे थे। दक्षिण पार्श्व में आ जाओ, दक्षिण पार्श्व में इधर की साइड में आ जाओ, इधर की साइड में दक्षिण पार्श्व में, दक्षिण पार्श्व में आ जाओ। इधर रहने वाले आदमी का नाम है नंबर 1, ग्वालियर का परिवार है पूरा, ये रामशाह तोमर, इसके बेटे हैं सब के सब, तो नीचे लिखा रहा हूं, प्रताप सिंह तोमर, भगवान सिंह तोमर, ठीक है भैया, शालीवाहन सिंह तोमर, ये सब ग्वालियर का परिवार है, दक्षिण का पार्श्व संभाल रहा था। ओके भैया, और अब आ जाओ तुम्हारे मेन पार्श्व की तरफ आ जाओ, और मेन पार्श्व कौन सा है? वाम इसकी तरफ आ जाओ, यहां पे है झालामान सिंह, ठीक है। और दूसरा आदमी था झालाबीदा, सादड़ी का झालाबीदा, वही बात है जो पिछले संगा में पढ़ाई थी आपको, अज्जा था वहां पे, यहाँ बिदा है, ठीक है। तो बीच में क्या आ गया? अच्छा इधर की साइड में ताराचंद्र वो भी थे, भामाशाह भी। बीच की साइड में आपका आ गया ढोलान, कहते हैं इसको ढोलान, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? ढोलान, ढोलान, ठीक है ना। और ढोलान में कौन खड़ा है? प्रताप, प्रताप, प्रताप। ढोलान में कौन खड़ा है? प्रताप। देखो बच्चों दोबारा देखो, मैंने व्यू रचना बनाई है। अकबर की सेना में हर्रावल में आसम खान, असफ खान, हसीम खान, चंद्रावल में मित्र खान, अहमद खान, गाजी खान, लूणकरण, शेखजादा, मंसूर। चलिए भैया अपने प्रताप की व्यू रचना देखिए। हर्रावल में कौन खड़ा है? हाकिम सूर, कृष्णदास जी चुंडावत सलुंबर वाले, भीम सरदारगढ़ का है, सांगा देवगढ़ का है, रामदास भीलवाड़ा का है। दक्षिण में कौन खड़ा है? रामशाह तोमर, प्रताप सिंह, भगवान सिंह, शालीवान, ये इसके बेटे हैं, और पूरा ग्वालियर परिवार है। ये वीरगति को प्राप्त हुआ था, ये झालावान सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ था, झालाबीदा वीरगति को प्राप्त हुआ था, है ना, मुकुट धारण कर लिया था, वही वाम पार्श्व में खड़े थे। और चंद्रावल में भीम सरदार पुंजा तो था ही था, पीछे पीछे खड़ा था, और पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ। बोलो हाँ कि ना? ये सब इनकी प्रताप की व्यू रचना है पूरी की पूरी। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के शुरू करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं छोटा सा। पहले मैदान कुछ इस तरह का है, पहले एक घाटी है तंग, ये घाटी देख रहे हो आप, ठीक है, और आगे थोड़ा मैदान से आ जाता है, और फिर आगे जाके और बढ़ जाता है। ये आप समझ सकते हो, नाला है मान लो, क्रॉस करना है आगे जाके, जो भी है व्यवस्थाएं बन जाती है, ठीक है।
प्रताप ने यह स्थान जानबूझ के चुना। इस स्थान को चुने प्रताप ने पहले क्या कर दिया, अपनी पूरी सेना को इस पूरी घाटी में पैक कर दिया। यानी 4-4 सैनिक, 5-5 सैनिक, लाइन टू लाइन, एक को पीछे एक, मतलब ऐसे घुसा रखा फंसा फंसा के एकदम। ठीक है, अब इधर से इस साइड से मुगल पूरे मैदान में है, मुगलों की तरफ से अगर कोई इधर से घुसे भी ना एक एक करके से, तो उसको पहले ही सल्टा देते हैं, यहीं पे खट 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 मारा, आगे बढ़ गए। यानी काफी देर तक तो इनको सही सल्टाते रहे। ठीक है, फाइनली यहां से इन्होंने वार करना बंद कर दिया तो ये थोड़े मैदान में आए, ये भी बाहर आ गए, पूरे के पूरे मैदान में आए। तब प्रताप ने मैदान में आते ही प्रताप ने देखा कि मान सिंह है ना हाथी के ऊपर बैठा है और लड़ रहा है। प्रताप को गुस्सा आया कि यार कछुआ क्या चाहते हैं यार, कभी तो मनाने आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं, इनको तो देखना पड़ेगा अलग से। तो प्रताप यहां से सीधा घोड़ा लेके इसके आगे चले गए थे, घोड़ा लेके आगे चले गए। घोड़े ने अपनी दोनों टांगे हाथी के ऊपर रख दी, है ना, और एक भाले से भयंकर प्रहार किया इन्होंने, बड़ा वाला अच्छा वाला प्रहार किया, बढ़िया वाला, और भाले से वो बच गए। वो थोड़ा सा जो होदा होता है उसके अंदर बैठ गए जाके, और ऊपर से वो पताका वताका सब सलट गई। ठीक है, पर इस दौरान कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही घायल हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि हाथी की सूंड में तलवार थी उससे घायल हो गई, और चेतक की टांग घायल, चेतक ठीक से मूव नहीं कर पा रहा है ना। प्रताप उस दौरान जब चेतक घायल हो गया, उस दौरान प्रताप चारों ओर से गिर गए थे बढ़िया तरीके से। अब चारों ओर से गिरने के बाद जब प्रताप को चारों ओर से गिरा हुआ देखा, तो कहते हैं कि सादड़ी का झाला बिदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया, और कहते हैं कि आप यहां से निकलो। प्रताप यहां से निकलने के अपने जुगाड़ में लग गया पूरा का पूरा। प्रताप जब निकलने के जुगाड़ में लगा था, तो कहते हैं कि नाला आया, एक नाला, और प्रताप के चेतक ने नाले को पार कर दिया भयंकर। अब यहां पे कुछ कवियों की एक बात है जो मेरे दिमाग में आई, मैं बताना चाहूंगा। कुछ कवि कहते हैं कि चेतक मर तो बहुत पहले ही चुका था, ठीक है ना, वो उसके अंदर कोई एक भवानी थी जो उसको दौड़वा रही थी, और वो स्वामी को किसी तरीके से सुरक्षित पहुंचाना चाहता था बस। क्योंकि राजस्थान में ऐसा संभव है, स्वामी भक्ति में दुर्गादास और पन्नाधाय के बाद अगर तीसरा कोई आता है उसका नाम चेतक है। फेमस कोई हुआ है, किसी राजा का घोड़ा हुआ है, चेतक का हुआ है। ठीक है, तो चेतक का देहांत हो जाता है, वही स्थान बलिचा है। अब प्रताप बिना चेतक के हो गए, चेतक है नहीं। ठीक है, कुछ मुगल सैनिक इधर से दूर से दिख गए, अच्छा घोड़ा नहीं है तो अब मार देंगे, अब की बार सल्टा देंगे, इसका मैटर पूरा क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब मुगल सैनिक उसकी तरफ भाग रहे हैं कि प्रताप बिना घोड़े के है। उन मुगल सैनिकों को पता नहीं कि इनके पीछे एक आदमी और बैठा है जो है तो मुगलों की सेना में, अभी तक मन नहीं बना, उसका मूड नहीं बना। जैसे सुबह सुबह आदमी का मूड नहीं बनता कई बार, है ना, कोई काम नहीं होता है ना, मूड नहीं बना, लड़ू कि नहीं लड़ू अगले के मूड पे डिपेंड है ना। तो उस आदमी ने देखा है कि प्रताप की तरफ दो मुगल सैनिक भाग रहे हैं, ये आदमी हलचल में आता है, दोनों मुगल सैनिकों को मार देता है, और पीछे से आवाज लगाता है, ओ नीले घोड़ेरा असवार, है ना, और सामने जाके खड़ा हो जाता है और चरण छूता है। ये शक्ति सिंह जी है, जो विवाद थे उसके खत्म हुए, दोनों भाई गले मिले और कहते हैं कि शक्ति सिंह जी ने अपना घोड़ा दिया कि आप घोड़ा लेके निकल जाओ। ये बात राज प्रशस्ति कहती है, अमर काव्य वंशावली कहती है, जिनके राइटर हैं मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया, जिनका नाम है रणछोड़ भट्ट, और वहां ये भी कहा था कि हल्दी घाटी की जानकारी, ये पूरी बातें राज प्रशस्ति से ही बता रहा हूं आपको, वहां से पता चली है। और कहते हैं कि प्रताप ये घोड़ा लेके यहां से सीधे कुंभलगढ़ चले गए। युद्ध की ये बातें, मोटी मोटी बातें जो आपने सुनी सारी की सारी। ठीक है, अब हुआ क्या, कहते हैं इनके साथ जो बदायूंनी आया है उसकी बात कर लेता हूं मैं, थोड़ी सी उसकी बातें बता देता हूं। बदायूंनी खुद कहता है कि हमारे पास इतना भयंकर मास अटैक हुआ था कि हम भागने लग गए थे। पहले बार बदायूंनी का वर्णन है कि हम तो इतना भयंकर मास अटैक हुआ कि हम भागने लग गए, और प्रताप की सेना हमारा पीछा कर रही है। बदायूंनी जो आसफ खान के पास खड़ा था वो भी कहीं दूर जाके भाग गया। फिर बदायूंनी ने देखा कि पीछे पीछे जो चंद्रावल में मेहतर खां खड़ा था, पीछे पीछे उसने एक अफवाह फैलाई कि बादशाह, मुगल बादशाह अकबर खुद आ गया है। अब मुगल बादशाह अकबर की अफवाह हुई तो उड़ी, हालांकि वो आया नहीं था,
उड़ी थी तो एक तो सैनिकों को जोश आएगा कि राजा आ गया, दूसरा थोड़ा डर भी लगेगा कि भाग गए तो बादशाह सटा देगा अपने को मैटर पूरे, तो थोड़े से वो रुके और लड़ाई वापस स्टार्ट हुई। हाँ या ना? अब बाद में कहते हैं कि बदायूनी कहता है कि जब प्रताप की सेना प्रताप को सुरक्षित करके प्रताप निकल गया था, हमने उस जा रही सेना का पीछा करना भी उचित नहीं समझा। मान सिंह जी ने, इन्हीं आसफ खान ने, हमने किसी तरह से जान बचा के गोगुंदा की तरफ पड़ाव डाला और गोगुंदा से अजमेर जाने का प्लान बना रहे थे। गोगुंदा में हमने बड़ी बड़ी दीवारें बनाई। क्यों? क्योंकि रास्ते में जाते वक्त जगह जगह पहाड़ी इलाकों से प्रताप के सैनिक उतर उतर कर हमारा राशन, हमारा पानी, हमारे हथियार या हमें नुकसान पहुंचा के वापस भाग जाते थे। हम रुके तो भी बड़ी बड़ी दीवारें बना के फिर अपने कैंप डाले थे। यहां तक का वर्णन बदायूनी करता है। क्लियर हुई बातें? ओके, हल्दी घाटी युद्ध की जो बातें थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें थी, ध्यान रहे। अब एक सवाल आता है युद्ध के उपनाम। इस युद्ध के बहुत सारे नाम है जी, बहुत सारे एग्जामों में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे पहला जो प्रत्यक्षदर्शी है उसी की बात करते हैं अपन, बदायूनी। ये युद्ध में था, अल कादिर बदायूनी नाम है इसका। ठीक है, पुस्तक, इसकी पुस्तक याद रखना, मुंतकाज नाम की कोई पुस्तक है इसकी। पूरा नाम तो बहुत बड़ा है, उलत वारिफ है ना, मुंतकाज उलत वारिफ। चलिए, आपको क्या याद रखना है इसके बारे में, क्या क्या सवाल बन सकते हैं? पहला सवाल, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, हल्दी घाटी का प्रत्यक्षदर्शी। चलिए भैया, ये याद रखना है आपको। ओके, और क्या याद कर सकते हैं? और देखें, इसने युद्ध को, यह सवाल एग्जाम में पूछा गया है बार बार, कौन सा युद्ध बताया? खमनोर का युद्ध। पास में खमनोर की पहाड़ी है, कौन सा युद्ध बताया इसने? खमनोर का युद्ध बताया। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, गोगुंदा का युद्ध बताया ना। हाँ, मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं, हाँ गोगुंदा का युद्ध बताया इसने भैया। इसको इंपॉर्टेंट एक नाम निकल के आया है, कौन सा युद्ध कह सकते हो इसको? गोगुंदा का युद्ध कह सकते हो, एक नाम। दूसरा नाम अबुल फजल, ये प्रत्यक्षदर्शी है, इसलिए इसकी किताब लिखाई मैंने, बाकी सबकी नहीं लिखाऊंगा मैं, आपको ध्यान होनी चाहिए। आईने अकबरी है इसकी किताब का नाम। ये क्या कहता है? खमनोर युद्ध। ओके, ये खमनोर युद्ध कहता है। चलिए फिर तीसरी बात, कर्नल टोड, ये क्या कहते हैं? मेवाड़ की थर्मापोली। ये तो तीन आपको याद भी रखने, थर्मापोली बताऊंगा मैं क्यों कहते हैं, याद भी रखने। फिर कुछ और नाम लिख रहा हूं मैं, है ना। इस युद्ध का और भी नाम है हाथियों की लड़ाई, हाथियों का युद्ध। हाँ जी, दोनों तरफ से हाथी भी लड़े थे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हाथ अपनी तरफ से प्रताप है, एक तरफ प्रताप, एक तरफ कौन है? अकबर। यही है दो आदमी लड़ने वाले। तो इस लड़ाई में देखिए प्रताप की तरफ से कौन कौन लड़ रहे हैं? लूणा, ठीक है, लूणा, खांडेराव, खांडेराव, रामप्रसाद, रामप्रसाद, चक्रवाप, चक्रवाप। ये सब कौन है? प्रताप के। इधर आ जाओ, गजराज, गजमुक्ता, रणमदार, ठीक है, और एक इनका नाम था
मर्दाना, जो मैं बता चुका हूं आपको। मान सिंह ने भी वीरता दिखाई थी इस मर्दाना पे बैठ के थोड़ा बहुत। तो हाथियों की लड़ाई भी हुई थी यहाँ पे, थोड़ा ये भी ध्यान रखिए, हाथी से हाथी टकराए थे, ठीक है। और इस दौरान कहते हैं कि उन मुगलों का कोई, इस राम प्रसाद का जो महावत था वो मर जाता है, और मुगलों के महावत ने राम प्रसाद को काबू में कर लिया, और अकबर ने इसका नाम रखा था पीर प्रसाद, है ना। और आपको बता दूं, राम प्रसाद 13 हाथियों को मार के बंदी बनाया गया है। 13 हाथियों को पहले सल्टाया है बंदे ने, इसलिए इस युद्ध का क्या नाम कहते हैं अपन? हाथियों का युद्ध कहते हैं। चलिए एक और चीज करा दूं, इधर साइड में छोटी सी बात है, इसे बादशाह बाग का युद्ध भी कहते हैं। पास में बादशाह बाग का मतलब फूल पुष्प ये ज्यादा होते हैं, शरबत गुलकंद ये ज्यादा होता है इधर। आप जाओगे तो राजसमंद के उधर की साइड में चेती गुलाब की कृषि होती है, गुलकंद गुलाब जल ये चीजें कुछ ज्यादा ही बनती है उधर, तो इसलिए इस आधार पर इसको क्या कहा जाता है? बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। और फिर एक इसको रक्त तड़ाई का युद्ध भी कहते हैं। कहते हैं कि राजपूतों के खून से क्या हो गई थी? लाल हो गई थी, एक तड़ाई बन गई थी, इसलिए इसका नाम रक्त तड़ाई का युद्ध भी है। दोबारा देखिए, बदायूनी मुंतकाज प्रत्यक्षदर्शी है ना, हाँ जी प्रत्यक्षदर्शी है, ये कहता है इसको गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल खमनोर का युद्ध, ठीक है भैया। कर्नल टोड थर्मापोली क्यों कहता है मैं बताऊंगा आपको। और हाथियों का युद्ध कहा जाता है, तो ये हाथी है। एक बार एग्जाम में कहीं पूछ लिया था, लूणा खांडेराव राम प्रसाद चक्रवात क्या है ना। और उनके ऑप्शन भी अजीबोगरीब थे, थोड़ा ध्यान रख लेना। ये हाथी है हल्दी घाटी युद्ध के, ठीक है। चलिए भैया, हल्दी घाटी युद्ध के बाद की स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब थोड़ा सा हल्दी घाटी करा दिया अपन ने, चलिए बहुत बढ़िया बात। प्रताप कहां पहुंच गए? कुंभलगढ़ पहुंच गए। कुंभलगढ़ आ गए। चलिए थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं, सुनो ध्यान से। किताबें कहती है कि, मुझे हंसी आती है इस बात पे, किताबें कहती है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर जीत गया, ठीक है। और ये तो पहले साफ साफ ही कहते थे, अब तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है कि प्रताप की नैतिक विजय हुई, ऐसा लिखने लग गए आजकल वो लोग, ठीक है, कहते हैं। चलो मैं एक बात बताता हूं कि ऐसा कौन सा राजा है अगर उसके दोनों सेनापति जीत कर आते हैं, दोनों कौन? आसफ खां और मान सिंह, और उनकी डोडी बंद कर देता है। डोडी मतलब दरवाजा, दरवाजे का मतलब दिल्ली राजा के दरवाजे पे जाके, या बादशाह के, अपने यहां भी चलती है ये, राजपूतानी में भी चलती थी, जाके नमस्कार करना, प्रणाम करना, ठीक है ना। ये डोडी है, यानी देखना, बादशाह को दर्शन देना, है ना। वो बंद कर देना, यानी तू मेरे सामने मत आना, डोडी बंद कर देता है। अच्छा ठीक है, एक बात ये भी नहीं मानो तुम, अगर ये जीत गया था अकबर, तो क्यों, ये तो जून में है, अक्टूबर 1576 में ये खुद आता है। साइड में नोट लगा के लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, है ना। हाँ, अक्टूबर 1576 अकबर आता है, खुद आता है, अकबर स्वयं आता है और उदयपुर पे अधिकार कर लेता है। उदयपुर पर कब्जा करके चला जाता है, अधिकार हो जाता है उसका, याद रखने वाली बात है ये, उदयपुर पे अधिकार हो जाता है। और कहते हैं कि उदयपुर का नाम बदलने का काम करता है ये, उदयपुर का नाम बदलने का काम करता है। नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद। ऐसा कौन सा राजा है कि जीत गया था तो दोबारा आना पड़ा उसको, ठीक है ना। ये सब बातें साबित करती है कि हल्दी घाटी युद्ध में वो अकबर को नहीं मिला जो वो चाहता था, ठीक है ना, बल्कि हमने उनको जचा के धोया है, फोड़ा है, चप्पल लेके भागने पे मजबूर किया है। याद रखना, ये है अभी अपने वर्तमान में, ठीक है ना। दो बातें बताइए, अक्टूबर में खुद आता है, उदयपुर पे अधिकार कर लेता है, आगे जाने की कोशिश की होगी, नहीं की होगी क्या? कुंभलगढ़ नहीं गया होगा क्या? जाने की कोशिश नहीं की होगी क्या? जाने नहीं दिया, है ना। गोपीनाथ जी एक किताब में लिखते हैं कि जो ही वो पहाड़ियों में या जंगल में जाने की कोशिश करता, एक साथ हजारों सैकड़ों तीरों की बारिश होती हुई अकबर की सेना पे, और अकबर तुरंत वापस पीछे हट जाता, और फाइनली अकबर ने जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा आगे भैया, है ना। तो कहने का मतलब आगे जा नहीं पाया। ओके, आगे बढ़ो। अब अपन बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ वाली बात पे। जब यहां पे भी फेल हो गया तो कुंभलगढ़ पर याद रखना एक सेनापति है, शहबाज खान का आक्रमण हुआ है भैया। अब की बार सेनापति चेंज है, खान का आक्रमण, ये थोड़ा याद रखना, है ना। हाँ, कुल एग्जाम में आ गया था एक बार,
आक्रमण इसने 3 बार अटैक किए हैं, कुल 3, ठीक है। हाँ जी, 77, 78, 79, ठीक है। और एक बार इसका अधिकार भी हो गया था कुंभलगढ़ पर, 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज का अधिकार। याद रखना, कुंभलगढ़ पहली बार किसी विदेशी के अधिकार में आया है, एकमात्र एक ही बार आया अब तक, और वो यही था, यही मौका था, शाहबाज खान का अधिकार हो गया था। और आपको ये याद रखना है, शाहबाज खान का जब अधिकार हो गया था उस दौरान थोड़े दिन समय तक रहा और ये सारे के सारे पहाड़ियों में चले गए थे। शाहबाज खान आता, वापस अधिकार करता, थोड़े दिन रहता, चला जाता, यहाँ रहने के लिए तो कोई आया ही नहीं ना, ये वापस उतरते, खाली दुर्ग पे फिर अधिकार कर लेते। शाहबाज खान फिर आता तो ये दुर्ग खाली करके वापस चले जाते, है ना। मैंने कहा था ना आपको, प्रताप की एक नीति है, स्वयंभू विध्वंसक नीति, स्वयं की भूमि का विनाश कर देना, ताकि मुगलों को यहाँ पे खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं मिले। उन्होंने अपने सारी प्रजा को दुर्गों में बुला लिया था और खेती का सारा सामान बुला लिया था कि सारे खेत खाद सब खत्म कर दो, कुछ नहीं मिलना चाहिए इनको। तो वो उस नीति के तहत था, तो ये बाहर चले जाते, ये आता, अधिकार कर लेते। पर इतना जरूर याद रखिए, शाहबाज खान आया था भैया, और शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। कब? 3 अप्रैल 1578 में एक बार इसका अधिकार हो गया था, और टोटल 3 आक्रमण किए हैं इसने, ये याद रखने वाली बात है। ओके, जब कुंभलगढ़ पर इसका अधिकार हो गया था तो यही वो समय है जिसमें अपन लिखते हैं और पढ़ते हैं कि प्रतापगढ़ ने एक थोड़े समय के लिए, क्योंकि वापस कर लिया था ना, वापस 1979 में आया तो वापस कब्जा कर लेते थे ना, प्रताप ने थोड़े समय के लिए, है ना, एक प्रताप की अस्थायी राजधानी बनाई थी इसी समय 78 में, याद रखनी है आपको, ठीक है। कई बार एग्जाम में आता है, आवरगढ़ पास में ही है, आवरगढ़ नाम की एक राजधानी बनाई थी इन्होंने, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है ना। उसी दौरान कई बार एग्जाम में आ जाते, प्रताप की अस्थायी राजधानी कुंभलगढ़ से पहले उस दौरान बनाई थी। चलो, बहुत बढ़िया बात। तो कुंभलगढ़ अभियान भी फेल हुआ, प्रताप तो हाथ आया ही नहीं, अधिकार जरूर हुआ एक बार, यह भी असफल हुआ। आगे बढ़ रहा हूं मैं। फिर जब कुंभलगढ़ से इधर से घूम रहे थे तो यहीं पे जा रहे थे, तो उसी समय एक जगह है चूड़िया, चित्तौड़ में, ठीक है, एक जगह है चूलिया, और यहां पर उनको एक व्यक्ति मिलता है रास्ते में, नाम है भामाशाह ओसवाल। भामाशाह ओसवाल पाली का था, भामाशाह ओसवाल। इसका कहते हैं कि ये जा रहे थे, प्रताप मिले रास्ते में कि साहब किधर जा रहे हो? साहब ससुराल जा रहा हूं इधर। क्यों? यार पैसा टका खत्म हो गया, उधर से जो वारी मिलेगी थोड़ा सा खर्चा पानी चलाएंगे सेना का थोड़ा बहुत। ऐसी बात है कि चलो चिंता की बात नहीं है, आपको ससुराल तो जाके आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप चिंता मत करो, है ना। हाँ, देख कहते हैं सारी संपत्ति दान दे दी इन्होंने। इतिहासकार कहते हैं 20 लाख नगद और 20,000 स्वर्ण सिक्के या असरफियां। ये कुछ इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि संपत्ति के बारे में, पूरी टोटल संपत्ति में के बारे में कहते हैं कि 25,000 की सेना 12 साल तक रह सकती है। 25,000 की सेना 12 साल तक रह सकती है, इतनी संपत्ति दान में दे दी भाई साहब। और बताओ, प्रताप से जुड़ा हुआ हर आदमी फेमस हो गया, तो भामाशाह क्यों नहीं होगा? और आज भी फेमस है, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं इसे, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का सेवियर, क्या कहते हैं? उद्धारक या सेवियर कहते हैं। किसको? भामाशाह ओसवाल को कहते हैं। और इनका भाई भी साथ में था भैया, है ना,
नाम याद हो जाए तो बढ़िया है। ताराचंद कई बार एग्जाम में आ जाता है, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, प्रयास किए हैं और पैसे वैसे देते रहे टाइम टू टाइम। याद रखने वाली बात है, भामाशाह ओसवाल, याद रखिए, मिला था, सारी संपत्ति दान में दे दी थी। आगे बढ़ रहा हूं, कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए थोड़ा से कहानी को आगे बढ़ते हैं। एक घटना और याद रखनी है, शेरपुर घटना, शेरपुर घटना, और ये घटना है 1580 की। ठीक है, ओके। चलो भैया, घटना कैसी हुई फिर? अकबर का सेनापति पहले याद होना चाहिए आपको। सेनापति कौन आया? सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, ये सेनापति आया था और किसके खिलाफ? प्रताप को पकड़ने के लिए आया है। ठीक है, अब रहीम जी हमेशा, ये कौन है पहले तो बता दूं आपको, ये वही है, हम दोहे पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं इनके, रहीम जी। हाँ, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, वही रहीम जी है ये। रहीम जी का सॉफ्ट कॉर्नर था हमेशा से प्रताप के प्रति। ठीक है, याद रखना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था कि भी कोई बंदा अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, उसका उसका खुद का यार रीजनल फ्रीडम है उसकी, अकबर को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनका मानना था। तो ये बेचारे आए, अपना बेगम बागम सबको लेके आए थे, पूरे 3-4 बेगमें थी, उनके बीवी बच्चे सब आगे थे, और यहाँ पे शिकार विकार खेलते अपना टाइम पास करते। ठीक है, अमर सिंह को जब पता चला, प्रताप को भी पता चला, तो प्रताप ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर था, अच्छे संबंध थे उनके, है ना, इसलिए बोलता है कि रहीम जी के खिलाफ अपना आक्रमण करेंगे भी नहीं। अमर सिंह को ये बातें कहां पता थी? अमर सिंह गया एक दिन इनके शेरपुर जगह में डेरे पे गया, तो वहां पे देखा कि कोई पुरुष नजर नहीं आ रहा, सारे शिकार करने गए हुए थे और महिलाएं थी सारी की सारी। ठीक है, और उन्होंने सभी महिलाओं को और बच्चों को किडनैप कर लिया, उसने अपहरण कर लिया। कहते हैं कि प्रताप के पास लेके गया, प्रताप को गुस्सा आया, प्रताप ने कहते हैं कि मना किया, तूने ऐसा क्यों किया, महिलाओं की क्या दोष है इसमें, महिलाओं का नहीं करना चाहिए था। और वापस अब्दुल रहीम जी को पत्र लिख के भेजा कि साहब आप बच्चे की गलती हो गई, हम वापस भेज रहे हैं, सह सम्मान आपको वापस लौटा रहे हैं सारी चीजें। ये बात जब हुई, आपको यहां से एक सीखना पड़ेगा कि ये एक ऐसा दौर है कि जिस सभ्यता से वो लड़ रहे थे, वहां पे दुश्मन की बेटियों को बेचना आम बात है। उस दौर में एक ऐसा राणा हुआ है, एक ऐसा महाराणा हुआ है, जिसने, कितनी बड़ी बात है ये कि दुश्मन की बेटियों को अपनी बहन बेटियां समझना और वापस लौटाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने बहुत प्रभावित हुआ और वहां से वापस चला गया और दोबारा आया ही नहीं, है ना, ये याद रखना है। अभियान याद रखिए, शेरपुर घटना, अब्दुल रहीम खान खाना। तो वीरता कौन दिखाता है? अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह यहाँ पे किडनैप करके लिया, पापा को बोला कि पापा अमर सिंह नाम समझ के फ्लावर समझा है क्या? फायर हूं मैं, फायर, अपना फायर दिखा दिया इसने यहाँ पे। हाँ या ना? चलो आगे बढ़ता हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। प्रताप हाथ नहीं आ रहा है, तो अकबर की फिर से कोई एक नई नीति आती है। अकबर की व्यू रचना, क्या बनाता है अकबर? 4 मुगल थाने बनाता है। ये चारों तरफ से घेरूंगा क्या? चारों तरफ से घेरूंगा। कैसे घेरेगा? नंबर 1 मुगल थाना बनाया इसने दिवेर, नंबर 2 बनाया देवल, कोई डूंगरपुर में है, नंबर 3 कोई पाली में है, देसूरी, और नंबर 4 कोई देबारी है, राजसमंद में। ये ताकि प्रताप को चारों ओर से घेर लिया जाए। प्रताप को पता चला, प्रताप सीधे पहाड़ियों में, इधर से कोई अभियान आता अपने वाले सारे पहाड़ों में चले जाते थे। गुरिल्ला युद्ध ही इनका एक इंपॉर्टेंट युद्ध था। ठीक है, तो चले गए अंदर। अब चले गए तो ये सोचे कि छुप गए, कब तक अंदर पहाड़ों में रहेंगे, नीचे आएंगे तो सही। ये वैसे इंतजार करने लगे इधर से। पर प्रताप भयंकर तैयारी में था। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट थाना था वो दिवेर था। ठीक है ना, और दिवेर में जो सेनापति था, उस सेनापति का नाम है सुल्तान खान। सुल्तान खान उस सेनापति का नाम है। चलिए भैया, बहुत बढ़िया बात है। आपको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। अब
बच्चों, प्रताप को एक दिन पता चला कि घेराबंदी कर रखे है मेरे खिलाफ, शेर को पकड़ने के लिए जाल रचाया गया है ना। गुज्जर को पकड़ने के लिए मेला लगाया ना, वैसे शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। उनको पता ही नहीं शेर इतनी आसानी से काबू में नहीं आता है। बच्चों, एक दिन 1582 में कुछ सैनिकों के साथ प्रताप सर्जिकल स्ट्राइक करता है और एक भयंकर लड़ाई होती है। उस लड़ाई का नाम है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध 1582 में सर्जिकल स्ट्राइक। कौन कौन है, किस किस के खिलाफ हो रहा है, कौन कौन आ रहा है साथ में? प्रताप, ठीक है। नंबर 2 अमर सिंह, ठीक है भैया। और कौन है? भामाशाह, ठीक है। सामने कौन है? सुल्तान खान। दिवेर वाली चौकी पे अटैक किया इन्होंने सबसे पहले, और दिवेर वाली चौकी को सल्टा ही दिया पूरा का पूरा। यह युद्ध एक्चुअली में बच्चों अमर सिंह की बहादुरी के लिए जाना जाता है। किताबों में लिखा हुआ मिल भी जाएगा। कहते हैं कि अमर सिंह ने भाले के एक ही प्रहार से सुल्तान खान को घोड़े सहित जमीन में गाड़ दिया था। मतलब वो तो गधे नहीं, जमीन में खंबे के ऊपर लटका के रख दिया था घोड़े सहित, और वो कहीं भूमि पे पड़ा ही रह गया था वहीं पे। कहते हैं कि फाइनली जब युद्ध समाप्त हो गया था, प्रताप सुल्तान के पास आए तो बोला कि हाँ भाई बोल, क्या चाहता है? साहब पानी वानी पिला दो, मैं तो मरने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। उसको पानी वानी पिलाया, बोला तो बोला कि यार साहब थोड़ी मुक्ति तो दे दो, ये बाला तो निकाल लो बाहर कम से कम। प्रताप बोला कि बाला निकालो भाई निकालो। तो सबको ट्राई किया कि तुम निकालो तुम निकालो तुम निकालो, किसी से भी वो नहीं निकला। तो सुल्तान खान कहता है कि अरे भाई मैं उस आदमी को देखना चाहता हूं जिसने ये काम किया है। तो प्रताप बोला देखने की जरूरत नहीं होती, वो पीछे खड़े हो, मेरे कहीं खड़े है ना। और अमर सिंह ने आया और अमर सिंह ने एक हाथ से पकड़ा और खच खींच के बाहर निकाल दिया। सुल्तान खान का जी निकल गो, मारवाड़ी में बोले तो क्या निकल गो? जी निकल गो, जी तुरंत। तो जी भी मतलब अमर सिंह जी मोक्ष प्रदान भी करते हैं। चलो, सुल्तान खान का बुरा हाल किया। और इस युद्ध के बारे में थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात मेरे को समझ में आई है, याद आ गई इसी समय। कर्नल टोड इस युद्ध के बारे में भी बोलता है। कर्नल टोड क्या कहता है? कर्नल टोड कहता है ये तो मेवाड़ का मैराथन है, मेवाड़ का मैराथन है। मेवाड़ का क्या है? मैराथन है। कर्नल टोड कहता है इस युद्ध को, याद रखना। अब एक तो आपने थर्मापोली पढ़ी, एक मैराथन। अब थोड़ा इस पे बताने की बात आएगी ना, थोड़ी देर में बताऊंगा, याद हो जाएगा। 4 थाने बनाए थे, दिवेर वाला मैन था, दिवेर वाले पे अटैक करता है प्रताप, भामाशाह और अमर सिंह, और भयंकर लड़ाई होती है। सुल्तान खान का सुल्तान सब हटा देते हैं यहाँ पे, है ना। और फाइनली इनको अधिकार हो जाता है वापस। चलो, एक चीज पढ़ी आपने थर्मापोली, एक पढ़ी आपने मैराथन। क्या पढ़ी? मैराथन, ठीक है। चलिए, ये दोनों ही चीजें आपको यूरोप से संबंधित है ना। देखो, एक लड़ाई हुई थी 480 बीसी की बात है, समय है ईसा पूर्व। और लड़ाई का मैं बता देता हूं। एक तरफ है फारस और सामने है यूनान, ग्रीक कहते हो जिसको आप लोग। एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का नाम है मैराथन, ठीक है। फारस का इस समय जो राजा था उसका नाम था डेरियस, जिसको हम लोग दारा कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? दारा कहते हैं, ठीक है। इधर यूनान में यूनान है ना, यूनान, इसमें 2 तरह के लोग रहते हैं, याद रखना थोड़ा सा। एक एथेंस वासी, एक स्पार्टा। आप यूं समझिए, दो कबीले हैं एक तरह से। एक थोड़े पढ़े लिखे हैं, आईएएस टाइप के लोग हैं, और एक लड़ाकू वीर योद्धा टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो जब ये लड़ाई हो रही थी तो यूनान वालों, जो एथेंस वाले हैं, एथेंस वालों ने स्पार्टा को मदद के लिए, कोई एक आदमी था मिशिपेडिज, उसको मदद के लिए भेजा कि हमारी मदद करो, ठीक है। वो आदमी दौड़ के गया था, इसलिए इस युद्ध को मैराथन कहा जाता है, माराथन कहा जाता है उस युद्ध को, इसलिए कहा जाता है। और सहायता के लिए मांगा था, लेकिन कहते हैं कि स्पार्टा वालों ने सहायता नहीं की, स्पार्टा आए नहीं थे। एथेंस वाले अकेले ही लड़ रहे थे इस लड़ाई को, है ना। और एथेंस वालों की तरफ से जो लड़ रहा था उसका नाम है मिल्टिडियास।
आया ना। और इन थोड़े से सैनिक विजय रहे। कर्नल टोड कहता है ऐसा ही यहां से हुआ है, स्पार्टा वाले नहीं आए ना, इसलिए एथेंस वाले बहुत कम थे और इन्होंने फारस के डेरियस को हरा दिया। ये भी बहुत खतरनाक राजा है, फारस के डेरियस को हरा दिया। चलो बात खत्म, एक समझ में आ गया। इसलिए कर्नल टोड हमारी तुलना इसके साथ करता है, मैराथन की लड़ाई क्यों बोलता है इसको। एक्चुअली में जो जगह है उस जगह का नाम माराथन है, इसलिए इसका नाम मैराथन मैराथन हो गया। चलिए भैया, थर्मापोली क्यों कहते हैं? थर्मापोली की मैं अगर बात करूं, यह बात 490 बीसी की है। यह बात 490 की है बच्चों। हाँ, मुझसे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, है ना। यह बात 490 की है, क्षमा करें, यह पहले हुआ है और यह बात आपकी 480 की है। हाँ, थर्मापोली बाद में हुई है। हमारे यहाँ पे थर्मापोली पहले हुई है और मैराथन बाद में हुआ, वहां पे उल्टा हुआ था, तो इसलिए तुलना की गई है। 480 बीसी की बात कर रहा हूं मैं अपन। वापस वही लड़ाई, कौन कौन? फारस वाले लड़ रहे हैं, ठीक है भैया। सामने कौन है? सामने इस बार स्पार्टा है सिर्फ, और स्पार्टा भी मात्र कितने? 300 हैं। हॉलीवुड में फिल्म भी बनी है इन पे। मात्र कितने? 300 है। और फारस की तरफ से अब राजा कौन आ रहा है? जुरिक्स, डेरियस का बेटा ही है, जुरिक्स, ठीक है भैया। और स्पार्टा की तरफ से कौन था? स्पार्टा की तरफ से होने वाला आदमी का नाम है लियोनाइडिस, लियोनाइडिस, हाँ या ना। इनकी तरफ से लड़ने वाला कौन है? लियोनाइडिस। और कहते हैं कि ये 300 सैनिक विजय रहे इसके अंदर और इन्होंने हरा दिया इनको। तो वही बात है, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के पास 20,000 सैनिक, सामने 80,000 सैनिक। या चलो बदायूनी वाला आंकड़ा ही ले लेते हैं। बदायूनी कह रहा हमारे पास 12,000 थे, प्रताप के पास 3,000 थे। बात तो वही होगी ना, है ना। कहने का मतलब गुणा तो 4 ही रहेगा पूरा का पूरा। तो वही वाली सी बात है। इन दोनों के बराबर कर्नल टोड तुलना कर गया। ये विश्व की घटनाएं हैं, है ना। फारस और यूनान के मध्य लड़ाइयां होती थी, उन लड़ाइयों के बराबर में तुलना की है कर्नल जेम्स टोड ने। थोड़ा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, कई बार एग्जाम में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब थोड़ी सी घटना की बात करते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आता है, चावंड प्रताप की राजधानी, है ना। चलो थोड़े तो क्या क्या सवाल आ सकते हैं, है ना। प्रताप ने 1585 में लूना चावंडिया को हराया। चावंडिया राठौड़ों की एक जात होती है। 1585 में, चलिए, और चावंड को अधिकार कर लिया, चावंड को कैपिटल बनाया, ये भी पता होगा, राजधानी बनाया। अब यहां पे मैं लिख देता हूं आपको, है ना। 1585 से 1613 तक ये राजधानी रहा है। कितने वर्ष हुए? कुल 28 वर्ष। कितने वर्ष? 28 वर्ष। चलिए भैया, प्रताप का समय, प्रताप के समय समय की बात करते हैं। 97 में मर जाते हैं, 7 3 10 2 12, कितने वर्ष? 12 वर्ष। चलिए देखो बच्चों, कुल कितने हुए? प्रताप के समय कितने रही? ये 2 क्वेश्चन तो आ चुके हैं। अगली बार ये भी बना सकता है। अगले राजा अमर सिंह थे प्रताप के बाद, तो अमर सिंह का समय चावंड में राजधानी कैपिटल के रूप में कितना रहा? तो 97 के बाद 3 वो 13 वो 13 3 16 वर्ष। देखो भैया, मैंने सारे निकाल दिए हैं, आपको ध्यान में रहने चाहिए। 28 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष चावंड से रिलेटेड हैं। और चावंड में और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। चावंड में और तो कुछ है नहीं। चामुंडा माता का मंदिर है, बनाया इन्होंने, ठीक है। चामुंडा माता का मंदिर बनाया और कुछ महल बनाए हैं। चावंड चित्रकला यहीं से शुरू हुई थी, इनके समय से ही। तो ये थोड़ा चावंड वाला सिस्टम भी ध्यान में रखना। प्रताप ने 1585 में चावंड पे अधिकार कर लिया था। चावंड अभी वर्तमान में अच्छी जगह है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। और फिर लिखो जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा, ठीक है। हाँ, 1585,
क्या लिखना है ना, अंतिम सैनिक अभियान, अंतिम मुगल सेनापति जो मेवाड़ आया, क्या सफल हुआ? इसके हिस्से में भी वही बात है जो सबके हिस्से में है, असफल ही रहा। और कहते हैं कि यहां से जाते जाते मांडलगढ़ में तो इसका खुद का देहांत भी हो जाता है। कहते हैं कि 1585 के बाद, और अभी भी प्रताप का कार्यकाल बाकी है 97, है ना, 1585 से कितना बाकी है, 97 में प्रताप की मृत्यु होती है। कोई सैनिक अभियान नहीं आया। ये 10 साल कहते हैं अघोषित संधि काल कहा जाता है ना। अकबर उधर थोड़ा पश्चिम की तरफ बिजी हो गया। इस दौरान प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ को जीत लिया, संगठित किया, लोगों को कहा कि इस दौरान हम उत्पादन कर सकते हैं, अपने भंडार भर सकते हैं, दोबारा अटैक कभी भी हो सकता है। और इन सारी चीजों में प्रताप लग गया। कहते हैं कि मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़ के बाकी सारा मेवाड़ प्रताप ने इस दौरान हासिल कर लिया था। ये बात भी सच है भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। और फाइनली कहते हैं कि बच्चों 1597 में, है ना, धनुष की प्रत्यंजा से घायल हो गए थे। धनुष की प्रत्यंजा, डोरी होती है ना वो, उससे घायल हो गए थे। और 1597 में चोट लग गई उनको, और इनके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है बाद में। 1597 में याद रखना महाना प्रताप की मृत्यु हो जाती है। महाना प्रताप 1540 में जन्म में है और 1597 में पैदा मृत्यु हुई है। टोटल ये वर्ष भी गिन ले आपके टोटल, तो कहते हैं कि इनके ये 57 वर्ष होंगे शायद, मेरे ख्याल से 57 वर्ष का शासन है। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। चलिए ओके, महाना प्रताप का एक सैनिक जीवन का एक परिचय था, मैंने आपको पूरा करवाया भी है ना। अब देखो आगे की बात करते हैं। महाना प्रताप का ये एंगल जो आपको कईयों को नहीं पता, दरबारी, दरबारी की बात कर लेते हैं। दरबारी में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एक दरबारी है जिनको खुद बुलाया है इन्होंने महाना प्रताप ने, चक्रपाणी मिश्र। इतना संघर्ष करने के बाद भी दरबार में ये विद्वान रहते थे। ये बातें छुपा दी गई है, पूरी हमसे बताई नहीं गई हमें कभी, है ना। जैसे इनकी एक पुस्तक है राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कैसे करने चाहिए, राज तिलक कैसे करने चाहिए, हमसे आके पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है भैया, ओके डन। मुहूर्त माला, मुहूर्त माला, ठीक है ना, मुहूर्त कैसे निकलते हैं ये सब हम बताएंगे। हमारे पास आइए। और एक इनकी किताब है जो मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, विश्ववल्लभ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी किताब है, उद्यान विज्ञान पर आधारित है। बागवानी, बगीचे कितने प्रकार के, पार्क जिन सरकारें बनाती है ना आजकल, कितने प्रकार के बन सकते हैं, वो सब बातें इसमें बताई गई है, थोड़ा ध्यान देना। ओके भैया, एक और राइटर हुए हैं हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी प्रताप के कहने पे, प्रताप ने कहा था इनको कि लिखो ना यार, इनकी एक पुस्तक है गोरा बादल की चौपाई। गोरा बादल की चौपाई याद रखना। और तीसरी बात मैं इधर लिख रहा हूं, प्रताप के दरबार में चारण कवि रहते थे। चारण कवि माला सांधु, हाँ जी, माला सांधु और आशा सांधु नाम से कुछ चारण कवि भी रहते थे। ठीक है बच्चों, देखो मैंने प्रताप के बारे शॉर्ट में, प्रताप इतना ही बनता है, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, प्रताप का एक स्वतंत्रता वाला आयाम है आपके पास। प्रताप क्यों जाना जाना चाहिए, प्रताप और के अकबर के बीच में क्या फर्क हो सकता है। एक तरफ क्या है, साम्राज्यवाद है, अकबर एक साम्राज्यवादी है अपना, ठीक है, और एक तरफ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है बंदा कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। एक तरफ शक्ति संसाधन खूब है, कोई कमी नहीं है, एक तरफ सीमित संसाधन है, सीमित लिमिटेड रिसोर्सेज, इनकी लड़ाई है बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी लड़ाई थी, ठीक है। दूसरी बात, प्रताप
सेकुलर था। हल्दीघाटी युद्ध में हकीम का सूरी को हर्रावल का नेतृत्व देता है, जबकि इतिहासकार सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता किधर स्थापित करते हैं कि देखो अकबर ने मान सिंह को क्या बनाया है, सेनापति बनाया है। एक बात और याद रखें, प्रताप के अन्य गुण हमसे छुपाए गए हैं बच्चों। प्रताप को यह दिखाया गया कि प्रताप देखो कितना लड़ा, उसका बेटा बीमार हो गया, उसका घर छोड़ना पड़ा, जंगलों में घूमा, यही बताया गया। उसकी उपलब्धियां छुपा दी गई। मैराथन तो पूरा का पूरा खा गए ये लोग, है ना। अब बताते हैं मैराथन तो पूरा का पूरा खा गए, कभी बताया ही नहीं, है ना। हल्दीघाटी युद्ध के बाद खत्म कर देते थे। याद रखिए दोस्तों, इतिहास के साथ बहुत बड़ा खेला हुआ, इतना बड़ा खेला हुआ कि पढ़ाया कुछ और हुआ कुछ और, है ना। अभी कोई साल भर पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि पुरातत्व विभाग का एक स्टेटमेंट आया है कि हल्दीघाटी युद्ध प्रताप जीत गया था। बोलो, अब पुरातत्व विभाग ये बोल रहा है कि हल्दीघाटी युद्ध प्रताप जीत गया था। यह है महाराणा प्रताप। जिस आप सोचो एक बार कि जब महाराणा प्रताप का पूरा कार्यकाल पढ़ते हैं या पूरे उनके बारे में पढ़ते हैं, तो मैं आपको सांगा पढ़ाऊं, कोई और भी पढ़ाऊं, आपके मन में यह ख्याल नहीं आएगा कि उस जगह को मैं जाके देखूं, है ना। होगा कोई जगह, ठीक है, लेकिन अच्छी होगी, लेकिन हल्दीघाटी के बारे में एक ख्याल आता है कि हल्दीघाटी को जाके मैं देखूं, है ना। हमने सुना है अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया आ रहा था, उसकी मां कहती है कि तू मिट्टी लेके आना, उसकी मां उससे कहती है कि तू उसकी मिट्टी लेके आना, ठीक है ना। कुछ तो अलग हुआ होगा इस युद्ध में, कुछ विशेष हुआ होगा, कुछ ढंग का हुआ होगा, तभी आज तक इसको याद किया जाता है, और भी बातें की जाती है। चलिए अब मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूं, जो देखिए आपको शायद थोड़ी सी समझ में आ जाए, है ना। चलो वो कहां से करते हैं। देखिए एक फोटो है, ये आपको दिखाई गई है कि ये वही है भाला जो अमर सिंह जी ने लगा दिया था उनको, है ना। वापस वही निकाल रहे हैं, एक पूरे घोड़े सहित ही सटा दिया था, इसका मैटर पूरा ही कर दिया था, है ना। इंपॉर्टेंट फोटो है, थोड़ा ध्यान रखना, ऐसी कई फोटो है। चलिए, तो फोटो एक ही मिली अपने को, ज्यादा डाउनलोड नहीं हुई। ये आपका आज तक का, अब तक का महाराणा प्रताप था। कल इसी चैनल पर हम एक और नई चीज के साथ उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।